अस्सलाम वालेकुम गाइस, मोहम्मद काशिफ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और बाकी चीज़ें जो रेडी करनी है वो क्या क्या हैं। तो देखते हैं उस सारी प्रोसीजर को, सारी चीज़ों को। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट जो है वो देखना है कि कम से कम 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। अगर आपने न्यू बनवाना है देन आप वो कोशिश करें कि 5 ईयर वाला हो जाए। अगर आपने पुराना है तो उसकी वैलिडिटी आप देख लें कि कम से कम 3 साल वो वैलिड हो। देन आपने आइल्स की तैयारी करनी है। आइल्स की तैयारी के ऊपर तकरीबन आपको 1 महीना लग जाएगा। तो आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो हर मॉड्यूल को आपको तकरीबन 1 वीक देना होगा। अगर आप इंडिविजुअली घर पे इंटरनेट से करते हैं तब भी आपको ये इस तरह से करनी होगी। अगर आप किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करते हैं आइल्स की तैयारी तो उसमें भी तकरीबन आपको महीना लग सकता है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइल्स में 6.5 बैंड्स लेने हैं। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स पे, तो मोस्टली 6 ही होता है ओवरऑल। और ईच जो है वो 6.5 मास्टर्स के लिए ओवरऑल, और ईच में 6 जो है ईच होना चाहिए आपका बैंड जो है आइल्स के अंदर। तो ये तो थी आइल्स की तैयारी की बात। तो इसके अंदर ठीक ठाक आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तकरीबन अगर आप ये समझें कि आप इंग्लिश आपको आती है, आप आइल्स ले लेंगे, तो आइल्स इज़ समथिंग डिफरेंट। वो प्रैक्टिस से ही आपको तैयारी होगी। तो मैक्सिमम उसके हर मॉड्यूल की तैयारी करें तब जाके आपको एक अच्छा बैंड आएगा। जितने 6.5 से अगर ऊपर होते हैं जितने ज़्यादा, तो उतने ज़्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं। तो आइल्स के अलावा आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी वेरिफिकेशन करवानी है 2 डिफरेंट जगह से। जैसे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो डिग्रीज़ हैं या उनके रिज़ल्ट कार्ड्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनके रिज़ल्ट कार्ड्स भी रिक्वायर करती हैं, लेकिन मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ डिग्रीज जो है वो रिक्वायर करती हैं। तो वो आपने इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी IBCC से अटेस्ट करवानी है। उसके बाद जो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो अपने हायर एजुकेशन कमीशन HEC से अटेस्ट करवानी है। तो इसका जो प्रोसीजर होता है IBCC से टेस्ट करवाने का और HEC से टेस्ट करवाने का, इसके ऊपर अलग से व्लॉग बना हुआ है। पूरा कंप्लीट गाइडेंस है HEC का तो जो व्लॉग है उसमें रियल टाइम जो है एग्जांपल दी हुई है। मैं वहाँ पे खुद गया था और उसके ऊपर मैंने बनाया कि पूरा प्रोसीजर क्या है। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों व्लॉग्स का लिंक्स दे दूँगा। तो वो अपने करवाने इंटरमीडिएट मैट्रिक का IBCC से, और ग्रेजुएशन की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है HEC से वो आपने अटेस्ट करवा लेनी है। तो जब आप ये वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे IBCC और HEC में, तो एक बात माइंड में रखिएगा कि कम से कम आप जो है 4 जो है सेट्स बनवाएं इसके सील्ड इनवेलप्स के। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसकी भी 4 कापीज़ अटेस्ट करवाएं और डिग्री की भी 4 कापीज़ अटेस्ट करवाएं। ग्रेजुएशन की जो बात हो रही है तो उसको एक ही इनवेलप में डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को रख के तो उसके 4 जो है वो सेट्स बनवा लें वहाँ पे सील्ड इनवेलप्स। ये क्योंकि आपको बाद में सेंड करनी है हार्ड कापीज यूनिवर्सिटीज़ को। इसी तरह IBCC से अब जब बनवाते हैं आप इंटर और मैट्रिक की, आप एक ही इन्वेलप में डिग्री डालें और ये 4 इन्वेलप्स वहाँ से भी आप बनवा लें इस डॉक्यूमेंट्स के। इसके अलावा आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर्स बनवाने हैं। जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ से HOD से बनवा लें अपने डिपार्टमेंट के या अपने जो लेक्चरार थे। कोशिश करें अगर PhD कोई लेक्चरार हैं तो उनसे बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप किसी कॉलेज से पढ़े हैं और बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप जो है वो अपने HOD से भी बनवा सकते हैं। अपने कॉलेज के लेटर पैड के ऊपर कोशिश करें बनवाएं। तो ये आप बड़ी हेल्पफुल होती है इसमें एडमिशन के कंफर्म होने में जो है ना चीज़ें। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत है। अगर आपने फ्रेश, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं या आपने कॉलेज से अभी फ्रेश नहीं छोड़ा, उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने जॉब की है, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपने उसके साथ बनवा लेना है। एक्सपीरियंस लेटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो स्टडी गैप है,
ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट के बाद अगर आपका स्टडी गैप है तो वो बहुत अफेक्ट करेगा आपकी एडमिशन होने में और आपका वीज़ा लगने में। कोशिश करें कि जैसे ही आप अगर इंटरमीडिएट करते हैं तो फिर आप प्लान कर लें अपनी फॉरेन स्टडीज़, और अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो जल्दी ही प्लान कर लें और वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दें, सारे का सारा ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी स्टार्ट कर दें और अपना, ताकि टाइमली आप जो है वो आप अप्लाई कर सके सेशन के अंदर। इसके बाद आपने अपनी सीवी जो है वो बना लेनी है कि उसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखें, जो भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इंटर का, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, और अगर एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस भी उसके अंदर नोट करें। तो सारी चीज़ें वो सीवी आपने अपनी रेडी कर लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है नादरा के ऑफिस से। अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं नादरा के सेंटर में, और उनको आप अपना FRC कहें बना देंगे वो आपको। अपने पेरेंट्स के अगर ID कार्ड्स ले जाते हैं वो चीज़ लाजमी होती है, और अगर आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उन सब के भी आपको ID कार्ड्स लेके जाने पड़ेंगे, और अगर 18 साल से कम है तो उनको साथ लेके जाना पड़ेगा, तो आपका FRC बन जाएगा। बेहतर है आप एक दफ़ा नादरा सेंटर विज़िट कर लें, आपको वो कंप्लीट गाइड कर देंगे। उसके अलावा आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। आपने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का दफ्तर है वहाँ से वो बनेगा, DPO के ऑफिस से। तो वो आपने उसमें स्पेसिफाई करना है कि कौन से कंट्री में आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहा हूँ या स्वीडन में करना चाह रहा हूँ। मैं स्वीडन में करना चाह रहा हूँ तो स्वीडन वहाँ पे मैं बताऊँगा, वो उस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। तो जब भी आपने बनवाने जाना है तो पहले आपने फॉरेन कंट्री का अपने माइंड में रखना है कि किस में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सारा प्लान करके आपने जाना है। उसके अलावा आप देखें कि फ़ीस कितनी है कोर्स की, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। और वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, मोस्टली इंग्लिश ही होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं यूरोप के अंदर तो जर्मनी में, इटली में, इन कंट्रीज़ में जो है फ़ी नहीं होती मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट की जो सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो स्वीडन और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप में भी जिनकी ठीक ठाक फ़ीस होती है, 16 to 17 लाख जो है वो आपकी पर सेमेस्टर खर्चा आ जाता है अप्लाई करने में, और सारी चीज़ें मतलब तकरीबन जो है ना 10-11 लाख रुपए आपकी फ़ीस होगी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फ़ीस आपने देखनी है, CGPA आपने देखना है क्या रिक्वायर है, और IELTS कितना है, और वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसके अंदर। तो अब आपकी तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी है, और अब आप एडमिशन अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो 2 सेशन होते हैं, एक समर का सेशन होता है और एक विंटर का सेशन होता है। जो समर का सेशन है उसकी जो डेडलाइन है डॉक्यूमेंट्स सेंड करने की, हार्ड कापीज़ की, वो 15 जनवरी है। इससे पहले पहले आपने उनको सेंड करनी है, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की सील्ड इनवेलप्स हैं वो आपने सेंड करने होते हैं बाई कोरियर। और तकरीबन ये सितंबर में जो है वो एडमिशन ओपन हो जाते हैं इस सेशन के लिए। उसके बाद जो विंटर की सेशन है उसकी डेडलाइन मोस्टली 15 जुलाई होती है। ये वेरी करती रहती हैं थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मोस्टली यही होती हैं। समर की 15 जनवरी और जो विंटर है उसकी 15 जुलाई। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अप्लाई करना है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ऑनलाइन उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर जाएं। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पे GPA का जो है कोर्स का वो क्या रिक्वायर है, और IELTS जो है कितने बैंड रिक्वायर हैं ओवरऑल और ईच। तो ये चीज़ें माइंड में रखें। तो जब आप एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं, खुद से करते हैं या कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो आपको यही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का बोलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद वो आपका अप्लाई करेंगे जब ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी रेडी होगी। तो कंसल्टेंट के थ्रू या खुद से अप्लाई करते हैं तो 3 से 4 वीक्स के अंदर आपको रिस्पांस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके दौरान आपने क्या करना है कि आपने अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जिसके अंदर आप प्रूव करेंगे कि मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ कि मेरी जो है फ़ीस वो मैं यहाँ से पे कर सकता हूँ। और इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई किया हुआ है उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने अप्लाई कर लिख लेनी है, या नेट से आप देख लें या कंसल्टेंट से ले लें, किसी फ्रेंड से ले लें, कि आपने उसमें लिखना है कि मैं इस कंट्री में क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस कोर्स में क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी
बतानी होगी और आपको पहले यूनिवर्सिटी को भी सेंड करनी होगी। पहले वो एक शॉर्ट SOP लेंगे, देन वो अगर सर्टिफाई होते हैं उसके ऊपर फिर वो आपको एक लॉन्ग जो SOP लिखने को कहेंगे, वो आपने लिखना है। तो मेंटली प्रिपेयर रहें पहले से ही, ये चीज़ें एक्सप्लोर करें, इस कंट्री के क्या बेनिफिट्स हैं, यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या हैं, और आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कैरियर आपका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली तो हमें पहले से ही खुद से ही सोचनी चाहिए कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो इसका क्या बेनिफिट होगा मेरी लाइफ पे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे कैरियर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो है पूछती हैं तो वो आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। देन आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में भी ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन आपका वीज़ा लगेगा। तो ये सारी गाइडलाइन और टिप्स थी कि अगर आप अपनी फॉरेन स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी सारी अटेस्टेशन वगैरह के लिंक्स जो हैं वीलॉग्स वो भी ऐड कर देता हूँ, और ये सारी गाइडलाइंस जो है वो रिटन फॉर्म में भी एक लिस्ट की फॉर्म में वहाँ पे ऐड कर दूँगा। सी यू सून, खुदा हाफिज़।